मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेसिक नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 8th की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है स्टार्ट किया था। हमने उसके जो है सारे बेसिक टॉपिक्स जो पहले थे वो सारे क्लियर कर लिए हैं। आज हमने जो शुरू करना है वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स टॉपिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक का नेम है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स का जो मतलब होता है वो हमारे पास होता है टूल्स। टूल्स यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए जितने भी टूल्स, जितने भी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, कि हम जब खेती बाड़ी करते हैं, हम अपनी फसल उगाते हैं, तो खेतों में जिन भी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, before sowing the seeds, it is necessary to break the soil clumps to get higher yield. This is done with the help of various tools. The main tool used for the purpose are the plough, hoe and cultivator. उन्होंने क्या है कि हमें पता है कि हमारे पास जो है, हमने कल पढ़ा था, अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं, अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम अपना क्रॉप को उगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ सॉइल आता है, देन सॉइंग आता है। तो उन्होंने कहा है कि सॉइंग करने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपने अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना है तो आपकी सॉइल में जितने भी सॉइल क्लम्स हैं वो सारे जो है हट जाएं, ठीक है, टूट जाएं, ताकि जो है आपके पास जो आपकी यील्ड हो, यानी हार्वेस्ट के बाद जो आपके पास क्रॉप प्रोडक्शन आए वो काफ़ी ज़्यादा है। अब क्लम्स क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्लम्स होते हैं वो हमारे पास क्रम्स होते हैं। क्लम्स को हम जो है क्रम्स भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं कि जब छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स मिलके काफ़ी बड़ा एक स्टोन टाइप सैंड पार्टिकल या सॉइल पार्टिकल बना लेते हैं, उसे हम जो है क्लम्प कह देते हैं, उसे हम जो है क्लम्प कह देते हैं। ठीक है, ये होता है क्लम्प। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सॉइंग करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉइंग से पहले जितने भी क्लम्प्स हैं वो रिमूव कर दिए जाएं, और ये क्लम्प्स जो है सॉइल से जो है अलग अलग तरह के टूल्स को यूज़ करके जो है रिमूव किए जा सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन अराइज होता है कि इनको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर हमारे पास एक प्लेन लैंड है और उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सॉइल जो है क्लम्प्स पड़े होंगे, तो क्या होगा कि वाटर जो है आगे नहीं जा पाएगा और यहाँ पे जो क्रॉप्स होंगे उनको वाटर नहीं मिल पाएगा, तो हमारे हार्वेस्ट में जो है प्रॉब्लम आएगी, क्रॉप को जो है ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी सॉइल को जो है बिल्कुल प्लेन करें और यहाँ इसमें से जितने भी क्रम्प्स हैं उनको क्या कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि क्लम्प्स को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरह के हमारे पास जो है डिवाइसेस और टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे प्लफ हो गया, होए हो गया और कल्टीवेटर हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि ये टूल्स होते क्या हैं। देखिए, यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है प्लफ के बारे में। ठीक है, दिस इज़ अ बीइंग यूज्ड सिंस एशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। उन्होंने कहा कि प्लफ जो है काफ़ी पुराने समय से, एशियन टाइम से जो है प्लफ का यूज़ किया जा रहा है। प्लफ का इस्तेमाल जो किया जाता है सॉइल को टिल करने के लिए। टिल का मतलब क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि टिलिंग का मतलब जो होता है वो हमारे पास प्लफिंग होता है, पिछली वीडियो में किया था। यानी सॉइल को जो है अगर आपने खोदना है, ठीक है, अगर आपके पास जो है एक लैंड पीस है, तो उसको जो है अगर आपके वहाँ पे जितनी भी सॉइल है उसको तो अगर आपने खोदना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, प्लफ यूज़ करते हो। ठीक है, कई बार जो है क्रॉप्स उगाने से पहले हम जो है सॉइल में फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं कि ताकि हमारे पास जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छे से जो है ग्रो हो पाए। तो अगर जो है हम जो है सॉइल में क्रॉप को उगाने से पहले, सॉइंग से पहले फर्टिलाइज़र ऐड करके प्लफ की मदद से उसे जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे सैंड में या सॉइल में, तो हमारा क्रॉप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा। दूसरा, वीड्स को रिमूव करने के लिए भी प्लफ का यूज़ किया जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था वीड्स क्या होते हैं, कुछ अनयूजुअल प्लांट्स होते हैं कि कई बार हमारे पास जो क्रॉप होते हैं ना उसके साथ काफ़ी छोटे छोटे जो हैं प्लांट्स उग जाते हैं,
जिसकी वजह से जो है हमारे क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे क्रॉप की जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, और जो न्यूट्रिशन अकेले क्रॉप ने यूज़ करनी थी अब वो जो है ये भी सारे वीड्स यूज़ करेंगे। तो अगर हम जो है जब प्लफ का यूज़ करते हैं ना, तो जब हम प्लफ लगाते हैं तो आपको पता है कि सॉइल जो है टर्न करती है, ये जो है सॉइल को टर्निंग में भी हेल्प करते हैं कि नीचे वाली सॉइल जो है ऊपर आ जाएगी। जब नीचे वाली सॉइल ऊपर आएगी तो वीड्स के रूट्स जो है निकल जाएंगे और वीड्स जो है वहाँ से हट जाएगी, इसलिए प्लफ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। This is made of wood and drawn by a pair of bulls or other animals. It is contain a strong triangular iron strip called a plough share. The main part of the plough is a long log of wood which is called a plough shaft. ठीक है, अब देखिए आपकी यहाँ पे एक पिक्चर शो की गई है। ये पिक्चर जो क्या है हमारे पास प्लफ की है। ठीक है, अब अगर आप प्लफ की डायग्राम देख रहे हो तो प्लफ का जो ये वाला एरिया होता है, ठीक है, और ये वाले एरिया के बारे में बताया गया है कि पहले तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास प्लफ है ना वो क्या बना होता है कि एक जो है वुड से बना होता है। ठीक है, प्लफ जो है वुड से बना होता है, और प्लफ जो है या तो ह्यूमन बींग या एनिमल्स जो हैं प्लफ को चलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो बुल्स जो हैं प्लफ को चला रहे हैं, तो ऐसे जो है प्लफ चलता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर जो है आप प्लफ की बात करते हो तो प्लफ के जो है यहाँ पे आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ऐसे कर्व पार्ट, ये कर्व पार्ट को हम जो है प्लफ शेयर कहते हैं। ठीक है, और प्लफ के पीछे जो ये बड़ी सी आयरन की रोड है, ठीक है, ये कई बार आयरन की भी होती है, ठीक है, और कई बार जो है वुड की भी होती है। तो इस रोड को हम जो क्या कहते हैं प्लफ शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लफ शाफ्ट कहते हैं। ये कर्व एरिया को प्लफ शेयर कहते हैं, ये पीछे वाले वुड के लॉन्ग रोड को हम प्लफ शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा है, देयर इज हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, the other end is attached to the beam which is placed on the bull necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plough. उन्होंने कहा है कि प्लफ के जो है एक एंड पे, यहाँ पे ये जो आप चीज़ देख रहे हो ये आपके पास जो है हैंडल है, जिससे जो है अगर इसको मैन चला रहा है तो वो जो है इसको पकड़ के जो है इसलिए चला सकते हैं। तो अगर जो है बुल्स चला रहे हैं तो प्लफ का जो एंड है ना वो ऐसे एक बड़े सी रोड से जो है अटैच कर दिया जाता है। देखिए ये हमारे पास प्लफ है, प्लफ को इस रोड से जो है अटैच किया हुआ है। तो ये वाली हमारे पास जो रोड होती है इसे हम कहते हैं बीम। तो अगर एनिमल ने चलाना है तो क्या किया जाता है, प्लफ को एक बहुत बड़े जो है किसी वुड के टुकड़े के साथ अटैच कर दिया जाता है ताकि एनिमल्स जो हैं उसे खींच सकें। उस बड़ी रोड को हम जो है बीम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि उन्होंने क्या है कि दो बुल्स यानी वन पेयर ऑफ बुल्स या मैन जो है ईजिली प्लफ को जो है यूज़ कर सकते हैं। The indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron plough nowadays. तो पहले क्या होता था कि प्लफ जो है नॉर्मली जो है वुड से बना होता था, आजकल जो प्लफ बन रहे हैं ना वो हमारे पास जो है आयरन के बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले टाइम में अब देखो जैसे जैसे हमारे आगे टू जनरेशन जो है टाइम जा रहा है तो काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले जो है वुड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था और जितने भी जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते थे ज़्यादातर वुड के बनते थे, और आजकल जितने भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनते हैं वो आयरन के बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्लफ हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, जो टूल है वो हमारे पास है होए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि होए जो एक बहुत सिंपल टूल है विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आया था टर्निंग द सॉइल। ठीक है, एक हमारे पास टिलिंग आया था, पिछली वीडियो में हमने प्लफिंग पढ़ा था, अब लूजनिंग पढ़ा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है ना ये सारे एक ही हैं, क्योंकि आपको जिस प्रोसेस से हम सॉइल को लूज़ करते हैं उसे हम टिलिंग और प्लफिंग कहते हैं। ठीक है, तो मतलब होए का यूज़ भी सिमिलर सा ही है, ये वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके हम डायग्राम देख लेते हैं और साथ साथ में ये लाइन्स को रीड कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। इसके पास जो है ये आपके पास होए की डायग्राम है, इसके पास जो है एक बहुत बड़ी सी जो है रोड होती है जो वुड या आयरन की बनी होती है। ये जो आप रोड देख रहे हो ना ये वाली, ये पार्ट जो है इसका ये कुछ ऐसे शेप में होता है। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ना इसका, इससे या तो ये वुड का बना होता है और या जहाँ ये जो है आयरन का बना होता है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि द स्ट्रॉन्ग ब्रॉड
एंड अ ब्लैंट प्लेट, आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। और इसके जो है एक एंड के साथ जो है एक जो है बेंट की हुई जो है एक आयरन का पीस जो है अटैच किया जाता है, और इसे जो हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंट प्लेट। ठीक है, तो ये अब डिवाइस कैसे यूज़ होगा कि जब ये जो है ज़मीन में डाला जाएगा ना, ज़मीन में डाले जाएगा तो इसकी मदद से जो है सॉइल जो है ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली सॉइल जो है ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कि ये वुड या आयरन से इसकी रोड बनी होती है और एक एंड जो है इसका बेंट किया होता है जो आयरन का बना होता है। ठीक है, एंड इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ये जो है कई जो होते हैं ना हमारे पास होए, वो छोटे होते हैं तो उनको जो है ह्यूमन बींग ईजिली यूज़ कर पाते हैं। तो कई जो हो हमारे पास होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स उनको पुल करते हैं। जैसे प्लफ है, प्लफ जो है कई मैन भी जो है पुल कर पाते हैं, कई प्लफ एनिमल्स पुल करते हैं, वैसे ही सिमिलर जो है होए में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर देखिए क्या है, Nowadays the ploughing is done by tractor driven cultivator। आजकल जितने भी प्लफिंग का टास्क होता है या वीडिंग रिमूव होती है, सॉइल की लूजनिंग की बात आती है, तो वो जो है कल्टीवेटर से होते हैं। यहाँ पे आपके पास पिक्चर दी हुई है कल्टीवेटर की। ठीक है, द यूज़ ऑफ द कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब देखो आपको पता है कि अगर हम कोई भी काम मशीनरी से करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब देखो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास कल्टीवेटर है ना, वो जो है ट्रैक्टर से अटैच होता है, ट्रैक्टर से अटैच होता है। तो ट्रैक्टर से अटैच होने के कारण ये जो है लेबर और टाइम को जो है बचाएगा, क्योंकि ज़्यादा लेबर की भी यूज़ नहीं होगा, ज़्यादा मज़दूरों का भी इस्तेमाल नहीं होगा और हमारा जो है टाइम भी बचेगा, क्योंकि जल्दी जो है हमारी प्लफिंग हो जाएगी। अब देखिए ये जो हमारे पास कल्टीवेटर है, ये ऐसे जो है सैंड के या सॉइल के नीचे जो है चला जाता है। ठीक है, और फिर जब ये ऊपर आता है तो ये सॉइल को जो है टर्न कर देता है, मीन्स टू से प्लफिंग कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब देखिए हमने जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें हमने ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कुछ टूल्स होते हैं और उन टूल्स का जो यूज़ किया जाता है वो मेनली जो है प्लफिंग हो गया, वीड्स को रिमूव करना हो गया, लूजनिंग हो गया, इन सब के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है सोइंग। ये हमारे पास जो है सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है सेकंड प्रैक्टिस है। सोइंग में क्या कहा है कि सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप जो है कोई भी क्रॉप उगा रहे हो तो सोइंग उसका जो है बहुत एक मेन पार्ट है। क्योंकि देखो अब हमारे पास जो है फर्स्ट जो पर्पस होता है कि हमारी जो है ज़मीन या लैंड जो है प्रिपेयर होगी है। अब जब तक आप उसमें सीड नहीं लगाओगे तो पौधा नहीं बनेगा ना, तो इसलिए सोइंग जो है बीज बोना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected। अब सोइंग करने से पहले, बीज उगाने से पहले फार्मर्स क्या करते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी का जो है सीड होता है उस सीड को जो है सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक फार्मर ये चाहेगा कि उसके जो क्रॉप्स हों वो बिल्कुल सही हों, ज़्यादा से ज़्यादा उसे यील्ड मिले, तो वो जो है सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी के जो सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। फार्मर्स प्रेफर यूज सीड्स विच हैव अ हायर यील्ड। जैसे मैंने बताया कि फार्मर्स हमेशा वही सीड्स यूज़ करते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, हायर यील्ड मिलती है, उनको प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब देखिए आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। उन्होंने क्या कि जो फार्मर सीड्स यूज़ करते हैं, क्या ये सीड्स जो हैं वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। वुड दिस बी लाइटर हैवियर देन दोस विच सिंक, वाई वुड बी दे बी लाइटर। ठीक है, उन्होंने क्या कि अगर जो है आप एक कंटेनर लेते हो और उसमें जो है वाटर फिल करते हो, तो अगर आप उसमें सीड्स डालते हो, कई सीड्स जो है नीचे जो है डूब जाएंगे और कई सीड्स जो है ऊपर फ्लोट करेंगे। तो उन्होंने क्या कि क्या जो फार्मर जो सीड्स यूज़ करते हैं जो ऊपर फ्लोट करते हैं पानी के, वो सीड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सीड्स ऊपर क्यों फ्लोट करते हैं, क्या इनका वेट कम होता है उन सीड्स से जो नीचे डूब जाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा हुआ है। देखिए उन्होंने क्या कहा है इसके आंसर में, डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। उन्होंने कहा कि जो सीड्स डैमेज हो जाते हैं ना, ठीक है, जो ग्रो करने के लायक नहीं रहते, तो वो जो है होलो हो जाते हैं, यानी अंदर से जो है खोखले हो जाते हैं। और देखो अगर ह्यूमन बीइंग जो है अंदर से खोखला हो जाए, उसकी कोई बोन्स ना बचे, तो उसका वेट कम हो जाएगा। वैसे ही अगर जो है सीड्स अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, लाइटर हो जाता है।
ठीक है। लाइटर होने की वजह से अगर वो हल्का होगा तो पानी के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ऐसे जो सीड्स जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं वो कभी भी फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं किए जाते, ठीक है। दिस इज़ अ गुड मैथड ऑफ सेपरेटिंग गुड एंड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। अगर आप ये प्रोसीजर यूज़ करते हो कि सीड्स को पानी में डालते हो तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है, जिससे आप जो है डैमेज सीड्स को ईजिली जो है सेपरेट कर सकते हो गुड वन से, ठीक है। Before sowing, one of the important tasks is to know about tools used for sowing seeds. उन्होंने कहा कि बीज उगाने से पहले कि कैसे बीज उगाया जाता है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बीज उगाने के लिए किन किन टूल्स का, किन किन साधनों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हमने जो पढ़ा कि सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो उनके लिए किन किन टूल्स का यूज़ किया जाता है, वैसे ही जो है सीड्स को उगाने के लिए, सोइंग करने के लिए किन किन टूल्स का यूज़ किया जाता है वो हम रीड करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा पुराने या एशियन टूल, यानी जो टूल्स जो है काफ़ी समय से जो है यूज़ होते आ रहे हैं, ठीक है। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज़ अ शेप लाइक अ फनल. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or more 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. अब देखिए वो क्या कर रहे हैं कि जो हम यूज़ करते हैं ना, जो ट्रेडिशनल टूल है, काफ़ी समय से जो सोइंग के लिए टूल यूज़ होता है, वो क्या होता है कि एक फनल की शेप में होता है, ऐसी शेप में होता है, ठीक है। और वो जो है उसके साथ जो है एक पाइप जो है अटैच होती है, ठीक है। वो एक फनल की शेप में होता है, उसके साथ एक पाइप जो है अटैच होती है। उस पाइप का जो एंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है शार्प होता है, जिससे वो ईजिली जो है सॉइल के अंदर जो है धंस जाता है, ठीक है। उसके बाद फार्मर जो है उस फनल में से सीड डालता है और वो सीड्स जो है फनल की पाइप को पास होके जो है ज़मीन के अंदर जो है दब जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होता है, हमारे पास ट्रेडिशनल टूल से सोइंग की जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे फार्मर है, वो एक फनल टूल यूज़ कर रहा है, फार्मर इसमें सीड डाल रहा है और वो जो है फनल शार्प होने के कारण जो है सॉइल के बीच में दबी हुई है, ठीक है। और अब वो उसके बीच में डालेगा जब सीड्स, तो वो डायरेक्ट क्या चल जाएंगे, सॉइल के अंदर चले जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, बोए जाएंगे, ठीक है। ये था हमारे पास ट्रेडिशनल टूल जो किस शेप में है, फनल शेप में है। अब हम आ जाते हैं सीड ड्रिल में, ठीक है। नाउ डेज द सीड ड्रिल is used for sowing with the help of a tractors. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds gets covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. आजकल क्या है, जो सोइंग की जाती है वो सीड ड्रिल से की जाती है। ये आपके पास जो है सीड ड्रिल की पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है कि सीड ड्रिल क्या होता है, कैसे ये डिवाइस होता है। सीड ड्रिल जो होता है ना, ये आपके पास जैसे शेप दी हुई है, ऐसी ही जो है एक डिवाइस होता है, ठीक है। ये जो है ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है पाइप्स लगी होती हैं, ठीक है, और वो एक बड़े से कंटेनर के साथ अटैच होती हैं। उस कंटेनर में जो है सीड्स डाले जाते हैं और वो सीड्स जो है पाइप में आ जाते हैं और पाइप जो है फर्दर ऐसे जो है नीचे जो है दबाई जाती हैं, ठीक है। और वो जो है इंश्योर करती है कि सीड ड्रिल हमेशा जो है सीड्स को कितनी डेप्थ में जो है उगाना चाहिए, कितनी डेप्थ में बीज को जो है बोना चाहिए, ठीक है। जो है बीज बोया गया है तो उसके ऊपर जो है मिट्टी दोबारा डालना, ये सब कुछ जो है काम जो है एक सीड ड्रिल करती है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में मैंने जैसे बताया हुआ है, ऐसी होती है सीड ड्रिल। तो वो जो सीड ड्रिल है वो जो है ट्रैक्टर की मदद से जो है चलाई जाती है और ये जो है सीड्स को बिल्कुल जो है प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ में जो है बोती है, ठीक है। और ये क्या करती है कि जब सीड्स ये बो देती है सैंड के या सॉइल के बीच में, तो ये उसके ऊपर क्या कर देती है, सॉइल डाल देती है दोबारा, ताकि अगर देखो वैसे सीड्स अगर ऊपर जो है लैंड के पड़े होंगे तो उनको बर्ड्स उठा के ले जाएंगी। तो ये क्या करती है कि उसके ऊपर जो है सीड को बोने के बाद उसके ऊपर जो है सॉइल डाल देती है, ताकि जो है बर्ड्स उनके ना लेके जाएं। और इससे जो है लेबर और टाइम का भी जो है हमारे पास जो पैसे हैं या टाइम जो है हमारे पास बचता है। क्यों, अब देखो ये भी जो है ट्रैक्टर से चलाया जा रहा है और ट्रैक्टर हमारे पास एक क्या है, मशीनरी है। और कोई भी काम जो है अगर वो मशीनरी करेगी तो वो जो है जल्दी हो जाएगा, इसलिए जो है सीड ड्रिल के यूज़ से जो है हमारा टाइम और लेबर जो है बचता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या कह रहे हैं,
There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in a school bags. Why are they kept like this? उन्होंने क्या है कि बूजू कह रहा है कि मेरे जो है स्कूल के पास जो एक नर्सरी है। नर्सरी क्या होती है? जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे देखता हूँ कि जो प्लांट्स है ना, वो छोटे छोटे जो हैं बैग्स में जो है, मैंने शायद स्कूल बैग बोल दिया था लेकिन स्मॉल बैग है। तो वो कहता है कि वो प्लांट जो है छोटे छोटे बैग्स में जो है, ऐसे बैग सा बना होता है, उसमें वो प्लांट्स जो हैं ग्रो किए होते हैं। तो वो कहते हैं कि उन बैग्स में क्यों ग्रो किए होते हैं? तो देखिए पहली उसका क्या आंसर दे रही है। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज अ पेरी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field of manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. क्या होता है कि कई बार जो है कई ऐसे प्लांट्स होते हैं कि उनको सबसे पहले जो है अलग ग्रो करना पड़ता है उनके सीड को। जब उनका सीड थोड़ा सा एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी थोड़ा सा जो है वो पौधा बन जाता है छोटा सा, तो उसको वहाँ से हटा के जो है दूसरी लैंड में जहाँ पे उसको ग्रो करना होता है वहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो कई जो है प्लांट्स को ऐसे करना ही पड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटेशन जो है कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास वो क्या कह रहे हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो उन्होंने कहा कि जैसे सीड ड्रिल जो है उसके प्रॉपर डिस्टेंस पे जो है सीड को बोती है, तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर डिस्टेंस पे किसी भी सीड को बोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है कि अगर जो है वो प्रॉपर डिस्टेंस पे बोएगी, डिस्टेंस मतलब कि अब देखिए ऐसे जो है पाइप सी उसके नीचे ये लगी हुई हैं, तो ये प्रॉपर डिस्टेंस में है। तो एक सीड को यहाँ पे बोएगी, दूसरे को यहाँ पे, तीसरे को यहाँ पे, चौथे को यहाँ पे, पांचवे को यहाँ पे। तो प्रॉपर डिस्टेंस में बोना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीड जो है काफ़ी पास पास हमने बो दिए तो वहाँ पे जो है एक ही जगह में काफ़ी प्लांट्स जो है उग जाएंगे और प्लांट्स का काफ़ी ज़्यादा जो है क्राउड सा बन जाएगा और कम जो है स्पेस होने के कारण वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो है प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में या प्रॉपर डिस्टेंस पे ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीड ड्रिल करती है। अगर हम उन्हें प्रॉपर डिस्टेंस पे ग्रो करेंगे तो सबको जो है अपनी स्पेस मिल पाएगी, सबको जो है सफिशिएंट सनलाइट मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे और वाटर भी मिल पाएगा। ठीक है, एट टाइम अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। तो कई के बार क्या होता है कि अगर जो है काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो है पास पास में ग्रो हो जाते हैं ना, कोई प्लांट्स को जो है हमें हटाना भी पड़ता है कि दूसरे प्लांट्स जो हैं ग्रो हो पाएँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आता है कि हमारे पास नेक्स्ट जो प्रैक्टिस आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वो हमारे पास है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब मैन्योर क्या होता है एंड फर्टिलाइज़र क्या होता है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ। तो अब देखिए अगर हम पढ़ते हैं मैन्योर के बारे में, मैन्योर ऐसी खाद होती है, ठीक है, जो हम क्रॉप्स को डालते हैं और वो खाद जो है उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता। ये खाद जो है बिल्कुल घर पे बनाई जाती है, काऊ के डंग से जो है ये बनाई जाती है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो जो है केमिकल से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये भी मैन्योर भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है, फर्टिलाइज़र भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन मैन्योर जो है प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन फर्टिलाइज़र केमिकल से बने हैं, तो एक तो प्लांट में जो है केमिकल चले जाएगा और अगर हम उसे खाएंगे तो हम जो है बीमार पड़ सकते हैं। दूसरा, हम लैंड के ऊपर जो है फर्टिलाइज़र और मैन्योर वगैरह डालते हैं तो लैंड जो है केमिकली बहुत ज़्यादा जो है केमिकल हो जाएगा लैंड में। ठीक है, जिससे जो है उसकी फर्टिलिटी जो है कम हो जाएगी। ठीक है, तो मूव टू अवर टॉपिक। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो हम जो है सॉइल में डालते हैं ताकि जो है हमारा प्लांट जो है बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर पाए और उसे जो है अपने सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, उन्हें हम जो है मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र होती तो खाद दवाई हैं। ठीक है, अब हम मेडिसिन क्यों लेते हैं? अगर हम जो है बीमार हो जाए, हम मेडिसिन क्यों लेते हैं? ताकि हम जो है बिल्कुल ठीक हो सकें, हमारी बॉडी को बिल्कुल सभी जो है न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ठीक है, वैसे ही अगर जो है प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो उनमें जो है मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं ताकि जो है उनको भी उनकी मेडिसिन, ठीक है, उनको भी उनके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। ठीक है,
वो क्या आगे देखिए बुजू क्या कह रहा है, आई सो हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। उन्होंने कहा कि मैंने जो एक फार्म देखा वहाँ पे जो प्लांट्स थे या क्रॉप थे वो बहुत अच्छे से ग्रो हुए हुए थे, वो देखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन वो कहते हैं कि उसी फार्म के साथ जो दूसरा फार्म था वहाँ के जो प्लांट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। तो वो कहते हैं कि कुछ प्लांट्स जो है वीक क्यों रह जाते हैं और कुछ जो है काफ़ी अच्छे से क्यों ग्रो हो जाते हैं। अगर देखो कि हमें टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन मिलती रहे, हम खाना खाते रहें, तो हम काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग खाना नहीं खाएगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा ना। तो वैसे ही जिस प्लांट्स को जो है अच्छे से उनका खाना जो होता है ना, मैन्योर और फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि इनसे उनको जो है क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमें खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इन्हें मैन्योर और फर्टिलाइज़र से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो जिस प्लांट को मैन्योर और फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा वो जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा, जिसको नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, soil supplies minerals nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plant. In certain areas the farmers grow crop after crop in the same field. ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हमने बात की कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल में डाले जाते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को, तो उन्हें हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो एक पीस ऑफ लैंड में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और वो न्यूट्रिएंट जो है सॉइल क्या करती है, प्लांट को ट्रांसफ़र कर देती है ताकि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, कई एरियाज़ में क्या होता है कि फार्मर्स जो क्या करते हैं कि एक क्रॉप काटते हैं और दूसरी जो है ग्रो कर देते हैं। तो अगर हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और बार बार फसल उगाने की वजह से जो है बिल्कुल न्यूट्रिएंट फिनिश हो जाएंगे और फसल को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र को जो है अपनी लैंड में डालते हैं ताकि प्लांट को जो है न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और लैंड में जो है न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. वो कहते हैं कि कई फार्मर जो है बार बार जो है कुछ ना कुछ जो है ग्रो करते रहते हैं और फार्मर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो पीस ऑफ लैंड है उस पर कुछ ना ग्रो हो, क्योंकि वो तो हमेशा यही चाहेगा कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमाए। ठीक है, तो इसलिए वो जो है बार बार जो है कुछ ना कुछ ग्रो करता ही रहता है। तो वो कहते हैं कि अब सोचने की बात है कि अब न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा। ठीक है, इतने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते होंगे लैंड में कि वो जो है क्रॉप बार बार से ग्रो हो जाते हैं। द कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन द न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम बार बार कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि बार बार जो है क्रॉप्स को ग्रो करेंगे फील्ड में, तो क्या होगा कि जो सॉइल होगी उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है फार्मर्स मैन्योर जो है अपनी सॉइल में डालता है ताकि जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहें। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। जब हम जो है लैंड में या सॉइल में जो है मैन्योर डालते हैं न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर हम जो है मैन्योरिंग अच्छे से नहीं करेंगे, अच्छे से मैन्योर नहीं डालेंगे प्लांट्स को, तो हमारे पास जो क्रॉप बनेगा वो इतना अच्छा क्रॉप नहीं होगा, वो जो है वीक होगा। ठीक है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। अब मैन्योर बनता कैसे है? मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो चीज़ केमिकल से नहीं बनती, बिल्कुल जो है प्योर होती है, घर से बनती है। तो मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये जो है प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट से जो है बनता है कि जब जो है प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं, जो प्लांट्स सड़ जाते हैं, जो एनिमल का वेस्ट निकलता है उनकी बॉडी से, ठीक है, और कुछ डेड डिकेइंग मटेरियल से जो है क्या बनता है, मैन्योर बनता है। ठीक है, द फार्मर्स डंप द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलो इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स क्या करते हैं कि एक ओपन लैंड ले लेते हैं, उसमें एक गड्ढा सा खोद लेते हैं और उसमें जितना भी डेड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं, सड़े हुए प्लांट्स होते हैं, एनिमल का जितना भी वेस्ट होता है, ठीक है, और बाकी जो भी उनके पास जो डिकेइंग मटेरियल होता है वो उस गड्ढे में डाल देते हैं और उसे बंद कर देते हैं ताकि उसमें जो है ह्यूमस जो है क्रिएट हो जाएगी अंदर और उससे जो है अच्छी तरह क्या हो, मैन्योर बनता रहे।
The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned about vermicomposting in a क्लास 6। तो उन्होंने कहा है कि अब देखिए क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अब देखो कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी हम मटेरियल डालते हैं तो वो अच्छे से डिके होके जो है हमारे पास क्या बन जाता है, एक मिन्योर बन जाता है। तो वो सब्सटेंस को अच्छे से मिन्योर में कन्वर्ट करने में जो है कुछ छोटे छोटे हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, क्योंकि हम जो है गड्ढा खोदते हैं, लैंड में खोदते हैं, सॉइल में खोदते हैं। तो सॉइल में तो हमें पता है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस चीज़ को जो है अच्छे से मेन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं और उस मेन्योर को हम जो है यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। अब जो है जिस प्रोसेस से ये मेन्योर पूरी तरह बनता है उस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, और उसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये एक्टिविटी है, ये आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे हमारे पास फिर से हमारा टॉपिक है, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्ट। इसके लिए हमें जो एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी तो पढ़ ही लेते हैं। उन्होंने कहा कि टेक मूंग और अ ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दम, select 3 equal size seedlings, take 3 plenty glasses or similar vessels, mark them A, B, C, take glass A and little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in the glass C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass and the plant seedlings in them. Keep them in a safe place and water them daily. उन्होंने कहा कि आपने जो है 3 गिलास लेने हैं, एक ग्लास को ए नेम देना है, एक को बी देना और एक को सी नेम देना है। उन तीनों में जो है आपने सॉइल डाल देनी है। ठीक है, एक में जो है आपने सॉइल के साथ जो है क्या डालना है, मेन्योर डालना है, यानी डीकम्पोज मटीरियल डालना है। बी में जो है आपने सॉइल के साथ जो है यूरिया डालनी है, और सी में आपने कुछ भी नहीं डालना। और आपका जो एक सीड से जो छोटा सा पौधा ग्रो हुआ है उसे जो है आपने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, बो देना है उस सॉइल में। तो आपने बताना है कि कौन सी सॉइल में जो है प्लांट जल्दी से ग्रो करेगा और बेटर ग्रो करेगा, क्या वो यूरिया वाले में अच्छे से ग्रो करेगा या मेन्योर वाले में, या सी ग्लास में ग्रो करेगा कि जिसमें कुछ नहीं है। तो इसी बात का उन्होंने बाद में पूछा कि किस क्लास में वो जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगा। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किस जो है ग्लास में जो है काफ़ी जल्दी वो जो है ग्रो कर पाएगा। ठीक है, The fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrient. अब अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, तो इस चीज़ को आपने अभी जो हमने एक्टिविटी रीड की है तो इसका आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको क्या लगता है कि कौन से ग्लास में वो जो है जल्दी ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है, अभी थोड़ी देर में पढ़ा है, तो इसके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। अब फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं तो मैन्योर हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन हमारे पास जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हमारे पास केमिकल से बने होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं पाए जाते हैं। ठीक है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब जो है फर्टिलाइज़र में भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है, अब उन्होंने क्या कि जो हमारे पास मैंने बताया था कि जो मैन्योर होते हैं वो तो हमारे जो है घर पे बनते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हमारे पास फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। और मैन्योर जो है वो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो केमिकल से बनते हैं। यही इनमें जो है डिफरेंस है। ठीक है, अब जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। जो कुछ फर्टिलाइज़र्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उनके नेम दिए हुए हैं, जैसे यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटाश हो गया, NPK हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम।
ठीक है। अब आपको ये जो है एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए यूज़ होते हैं, तो उसका जो आंसर होगा वो आपके पास NPK होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स में जो है यही तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है पाए जाते हैं और प्लांट को यही न्यूट्रिएंट्स जो है ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है। अब देखो, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज अ वीट, पैडी एंड माइस। अब जो हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फार्मर्स को हेल्प करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, चाहे वो वीट की फसल हो या मेज़ की फसल हो। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में टॉपिक के कि अगर आप फर्टिलाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे ना, तो फर्टिलाइज़र केमिकल से बने हैं, तो सॉइल में काफ़ी सारा केमिकल हो जाएगा। तो केमिकल ना ही ह्यूमन बीइंग के लिए सही है, ना ही लैंड के लिए सही होगा। तो वो उससे क्या होगा कि लैंड की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो जो है कम हो जाएगा। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो फर्टिलाइज़र जो है एक वाटर पोल्यूशन का भी जो है साधन जो है बन जाते हैं कई बार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने फील्ड्स में जो है पानी जब लगाते हैं तो ऊपर से हम जो है फर्टिलाइज़र्स वगैरह डाल देते हैं, तो वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। अब कुछ पानी जो है प्लांट कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन बाकी सारा कई पानी जो होता है वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए कि उस पानी में हमारे पास फर्टिलाइज़र थे, ठीक है ना, तो वो फर्टिलाइज़र जो हैं पानी के साथ ज़मीन के अंदर चले गए और उसी पानी को जो है हम जो है अलग अलग मोटर्स की हेल्प से जो है ज़मीन से बाहर निकाल के पी लेते हैं। तो क्या होता है कि इससे इससे जो है वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। सो अगर जो है हम चाहते हैं कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे, तो हमें जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करके मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। देखो, फर्टिलाइज़र भी तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, मैन्योर भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम क्यों ना फर्टिलाइज़र्स की जगह मैन्योर्स को यूज़ करें। ठीक है, ताकि हमारे सॉइल की जो है फर्टिलिटी बरकरार रहे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, The use of manure improves the soil texture as well as its water retaining capacity। अगर जो आप manure यूज़ करते हो, अब देखो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से चाहे उसको जो है न्यूट्रिएंट्स जो है मिल रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है कि जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है वो वाटर पोल्यूशन कर रहा है, लेस फर्टिलिटी कर रहा है। लेकिन जब आप manure को यूज़ करोगे ना, तो वो कोई भी नुकसान ना करके बल्कि जो है सॉइल का जो टेक्सचर है उसकी फर्टिलिटी को जो है और ज़्यादा बढ़ाएगा। और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि सॉइल को ऐसा बना देगा कि वो ज़्यादा समय तक जो है वाटर को स्टोर करके रख सके। ठीक है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, और इसके साथ साथ जो है मैन्योर जो है सॉइल को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी देगा। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। अब देखो, हमने जो है लैंड को देने तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स देने हैं। ठीक है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा जो है और भी मेथड हैं। क्रॉप रोटेशन एक ऐसा मेथड है जिससे जो है हम जो है कि लैंड को जो है न्यूट्रिएंट्स उसमें जो है बरकरार रख सकते हैं। ठीक है। अब क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि कई बार फार्मर जो है एक ही क्रॉप बार बार जो है ग्रो करते रहते हैं लैंड में। तो अब देखो, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है चाहिए होते हैं। तो अगर आप वीट ही ग्रो करे जाओगे तो वीट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो लैंड में ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए जो है हमें अलग अलग तरह के क्रॉप्स को जो है एक पीस ऑफ लैंड में ग्रो करना चाहिए, ताकि जो है कोई भी पर्टिकुलर टाइप का जो न्यूट्रिएंट्स उसमें ना ख़त्म करे, ना ख़त्म हो। और बार बार अगर आप अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो करते रहोगे तो जो न्यूट्रिएंट है वो जो ख़त्म होता है वो दोबारा से जो है बन जाएगा। तो इसी प्रोसीजर को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। और ये कैसे होगा कि अगर जो है आप एक पीस ऑफ लैंड में अलग अलग तरह के जो है क्रॉप्स को ग्रो करोगे। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as a fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen,
फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो क्या होता है कि उन्होंने क्या कि काफ़ी समय हो गया कि जो नॉर्थ की साइड जो हमारे पास इंडिया है, यानी ये आपके पास इंडिया है, तो इसका जो नॉर्थ साइड है यानी पंजाब हरियाणा का एरिया हो गया, वहाँ पे जो है फार्मर लेग्यूम्स की जगह जो है फोडर भी ग्रो करते हैं। ब्लू लेग्यूम्स हो गए जिसमें हमारे पास नॉर्मल जो हमारे क्रॉप आ जाते हैं। फोडर होता है कि वो ऐसे कोई क्रॉप जिनको जो है हम एनिमल्स को फीड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब जो है नॉर्दर्न साइड जो है लेग्यूम्स के बाद फोडर को ग्रो किया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे पास लेग्यूम्स ग्रो हो गया, फोडर ग्रो हो गया एक सीज़न में, ठीक है। दूसरे सीज़न में हमने वीट को ग्रो कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग तरह के क्रॉप ग्रो हो जाएंगे और हमारे सॉइल में जो है क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहेंगे, ठीक है। और इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे सॉइल के अंदर नाइट्रोजन भी बनी रहेगी, ठीक है। और फार्मर्स जो है अब उनको आदत पड़ गई है इन प्रैक्टिसेस को करने की, ठीक है। अब देखो सॉइल को जो है हमने पढ़ा था, सॉइल को जो है क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। मैंने बताया था ना, सॉइल को जो है एनपीके चाहिए यानी नाइट्रोजन चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन जो है पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो अब देखिए एटमॉस्फेयर से सॉइल तक कैसे नाइट्रोजन जाती है और प्लांट तक कैसे जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उन्होंने क्या कि सॉइल के अंदर जो है एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये हमारे पास लैंड है, ये सॉइल है, उसमें हमारे पास बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेयर से हम जो है नाइट्रोजन लेता है और उसको जो है ऐसे कन्वर्ट कर देता है कि वो जो है सॉइल में मिक्स हो जाती है और सॉइल में मिक्स होने के बाद वो जो है प्लांट उसको जो है ले लेता है। अब हमारे पास जो है नाइट्रोजन जो पाई जाती है ज़्यादातर अब जो वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो है रूट्स में पाया जाता है। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं कि जो प्लांट्स जैसे पल्सेस हो गए ना, इन प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। तो इनकी रूट्स में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है फर्टिलाइज़र और मेन्योर का जो है डिफरेंस दिया हुआ है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। द ऑर्गेनिक मेन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर्स। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये बता दिया कि मेन्योर जो है वो फर्टिलाइज़र से अच्छा है क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं होते। इसके क्या कारण है वो हमें जो है यहाँ पे जो है बताए हुए हैं कि इसके क्या कारण हैं। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक तो जो है मेन्योर ऐसी जो है सॉइल को बना देता है कि वो ज़्यादा समय तक जो है उसमें पानी को स्टोर करके रख सकती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। मेन्योर से क्या होता है कि सॉइल में जो है काफ़ी ज़्यादा पोर्स क्रिएट होते हैं जिससे क्या होता है कि एक गैस जो है इजीली सॉइल के अंदर आ सकती है उन पोर्स के थ्रू और दूसरी गैस उन पोर्स के थ्रू बाहर जा सकती है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मेन्योर से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अब देखो कि मेन्योर बनता किन से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोजिंग करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की तभी बनता है। तो मेन्योर क्या करते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें जो है लैंड में काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर देते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये जो है सॉइल का टेक्सचर भी इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए जो है ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने जो है यहाँ पे अपनी प्रेपरेशन ऑफ सॉइल और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थी सॉइंग एंड एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये कवर कर ली हैं। अब हमारे पास जस्ट इतनी ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रह गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कोई डाउट हुआ। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।